2 ग्रह बचे हुए हैं। अरुण ना, शनि ग्रह के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए थे। तो अरुण ग्रह के बारे में हम लोग जानते हैं 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल साहब ने इसकी खोज की थी, अरुण ग्रह के बारे में। कब खोज की थी इसकी, तो याद रहेगा 1781। ठीक है, किसने किया था, किसने किया था, तो विलियम हर्शल। ठीक है, और ये सौर मंडल का कौन सा ग्रह होगा, 7वां ग्रह होगा। ठीक है, तो इसमें लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं। ठीक है, और ये ग्रह जो है अपने 6 धुरी पर से काफी झुका हुआ है, अधिक झुका हुआ है, इसीलिए इसको हम लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। कैसा ग्रह कहेंगे, लेटा हुआ ग्रह। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये सूर्य की परिक्रमा कितने साल में करेगा, तो आपको पता है, सब अब बढ़ते ही चले जा रहे हैं, तो ये 84 वर्ष में करेगा, 84 साल में परिक्रमा करता है। ठीक है, लेकिन सारे ग्रहों से विपरीत, यानी ये पश्चिम से पूरब नहीं करता है, पूरब से पश्चिम करता है। तो परिक्रमा भी करेगा तो पूरब से पश्चिम। ठीक है, और जैसा कि बृहस्पति ग्रह है, शनि ग्रह के पास में वायुमंडल, उसके वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, हीलियम है, हाइड्रोजन है, मीथेन है, अमोनिया है, वैसे इसमें भी हाँ सेम वही गैसें पाई जाएंगी। ठीक है, और ये जो है, अगर हम इसको दूरदर्शी से देखें तो ये हरे रंग का दिखाई देता है। ठीक है, और सूर्य से काफी दूर होने के कारण ये काफी ठंडा है। ठीक है, ठंडा है, ठंडा है, सूर्य से काफी दूर होने के कारण ये जो है काफी ठंडा हुआ ग्रह। ठीक है, और जैसे शनि ग्रह पे वलय होते हैं, शनि ग्रह पे कितने वलयों की संख्या 7 है, वैसे इस ग्रह पे भी वलय है और इनकी संख्या 5 है, इनकी वलयों की संख्या 5 है। ठीक है, कौन कौन है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन, जो वलय हैं, कौन कौन वलय हैं, हाँ, अल्फा, बीटा, गामा और कौन कौन बताया हमने, हाँ डेल्टा इप्सिलॉन, डेल्टा और इप्सिलॉन। हाँ, ये नहीं, इप्सिलॉन है, इप्सिलॉन। पर जो एक चीज और है कि सूर्यास्त वो पश्चिम दिशा में सूर्यास्त किस दिशा में करता है, पूरब दिशा में, और सूर्य, क्या लिखवा रहा हूँ, सूर्योदय, हाँ सूर्यास्त इधर होगा और सूर्योदय, ठीक है चलो ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सूर्योदय पश्चिम दिशा में। ठीक है, बस। परिक्रमा करेगा कितने दिन, 165 वायुमंडल वैसे ही है, हीलियम, हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनिया गैसें पाई जाती है। ठीक है, अगर बात करें
तो ये किस रंग का दिखाई देता है? तो ये पीले रंग का दिखाई देता है। वो नीले रंग का दिखाई देता है, ये पीले रंग का दिखाई देता है, और इसके 13 जो है उपग्रह हैं। तो इसके उपग्रह जो है वो है 13। हाँ ठीक है। ट्रिटोन व बस, ये आपका वरुण ग्रह हो गया। ट्रिटोन व मेरिड उपग्रह है, जो 13 उपग्रह है, 13 में ये दोनों रहते हैं। ग्रह था यम, नाम सुना रहा होगा पहले, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं, ठीक है ना। तो जो यम ग्रह है, यम ग्रह की खोज जो है वो 1930 में की गई थी, ठीक है। और किसके द्वारा की गई थी? क्लाइव टॉम बैग के द्वारा ने की थी। और इसको कहा था कि ये सौरमंडल का 9वां ग्रह है और ये सबसे छोटा ग्रह माना गया था। लेकिन 24 अगस्त 2006 को एक चेक गणराज्य के प्राग में हुए इंटरनेशनल IAU इस सम्मेलन में ये सारे वैज्ञानिकों ने इस ग्रह, इसको जो है, जो यम ग्रह है, इसको ग्रह के दर्जा से हटा दिया। तो अब हम लोग बात कर ले थोड़ा सा उपग्रह, जो हमारे उपग्रह हैं, हम उन उपग्रहों के बारे में बात करते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने आपको पता हो गया होगा कि सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। तो बुध ग्रह का कोई उपग्रह भी नहीं है। उसके बाद कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है ना। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। फिर हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का हमारा एक मात्र ग्रह है चंद्रमा, है ना। और फिर मंगल ग्रह है, ठीक है। मंगल ग्रह के भी उपग्रह हैं, हमने बताए थे आपको। फिर बृहस्पति ग्रह है। बृहस्पति ग्रह के कितने ग्रह हैं? ऐसा तो कितने बताए थे? हाँ जरूर, ठीक है। तो ये उपग्रह क्या है? तो ये वे आकाशीय पिंड हैं जो अपने ग्रह के साथ, अपने अपने ग्रह के साथ, अपने अपने ग्रह कौन? जैसे कि पृथ्वी का ग्रह उपग्रह चंद्रमा हो गया, तो अपने ग्रह के साथ ये सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि बाकी ग्रह तो सूर्य की परिक्रमा कर ही रहे हैं, लेकिन ये अपने ग्रह के साथ सूर्य की भी परिक्रमा करेंगे, ठीक है ना। और इनकी कोई अपनी चमक नहीं होती, अतः कहने का मतलब है कि ये भी सूर्य के ही प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, ठीक है ना। और जैसे अन्य ग्रह, जो हमारे 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, सेम उसी पथ पर, उसी प्रवलयाकार या उसमें ये भी चक्कर लगाते हैं। क्लियर रहेंगी बातें? तो हमने बताया था कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति, और सबसे अधिक उपग्रह किसके पास है? बृहस्पति के पास है ना, 67 है। और पृथ्वी के पास एक मात्र उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा है। और चंद्रमा के बारे में हम लोग जानते हैं, तो एक स्थिति होती है सुपर मून, क्या है ना। मून और सुपर मून, तो चंद्रमा में हम लोग बात करें तो इसको कहेंगे सुपर मून। ये सुपर मून की स्थिति कब होती है, ठीक है। तो इसी पे हम लोग बात करते हैं। कहने का मतलब है जब चंद्रमा एवं पृथ्वी की बीच की दूरी, अच्छा दूरी कितनी है पृथ्वी और चंद्रमा की? 3,84,000, 3,84,402 किलोमीटर है, लेकिन 3,84,004 किलोमीटर, 84,000 किलोमीटर से लोग जान, ठीक है ना। तो सुपर मून की स्थिति कब होती है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। हाँ, तो सुपर मून हो जाएगा। और इसी को हम लोग कहेंगे पेरिजी फुल मून। क्या कहेंगे इसी को? पेरिजी फुल मून, इसी को हम कहते हैं। और ये स्थिति कब होती है? जब चंद्रमा पृथ्वी के एकदम निकट आ जाता है, नजदीक हो जाता है, तो वह स्थिति सुपर मून की होती है। जब है ये आता है लगभग बहुत साल बाद आता है। ये कहने की अभी जो है ऐसा 1982 में ये स्थिति हुई, सुपरमून की स्थिति, हाँ 1982 में ऐसी स्थिति देखी गई थी। कंपनी वाले भी परेशान करते हैं, तो नहीं आ रहा है। अब इनको क्या समझाएं? समझ गए? इसमें क्या होता है कि चंद्रमा का जो आकार होता है वो 14% बड़ा हो जाता है और 30% चमकीला हो जाता है।
मतलब सुपर मून में क्या होगा, 14% आकार में बड़ा हो जाएगा। और क्या होता है, 30% चमकीला हो जाता है। ठीक है, ये 27 सितंबर 2015 को विश्व के संदर्भ में ये परिघटना हमको देखने को मिली थी। और सॉरी, गलती से मैंने बता दिया था, ये 1982 में पहली बार सुपर मून की स्थिति देखने को मिली थी, पहली बार। अभी हमको लास्ट में कब दिखा था, 27 सितंबर 2015। ठीक है, तो एक होता है ब्लू मून, अगर हम ये लोग बात कर रहे हो तो उससे दूसरा होता है ब्लू मून। ये ब्लू मून क्या है, इस पे भी थोड़ा सा जान लेते हैं। मतलब ये कि एक कैलेंडर माह में जो कैलेंडर होता है, जब दो पूर्णिमाएं हो, पूर्णिमा जानते हैं ना, गाँव में देखें तो पूर्वा पूर्णमासी बोलते हैं। तो जब दो पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होगा वो ब्लू मून कहेगा। नहीं, हाँ, दूसरी पूर्णिमा का जो चांद होता है उसको हम लोग ब्लू मून की संज्ञा देते हैं। और चार पूर्ण चंद्र ग्रहण को, जब चार पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण को टेट्राड कहते हैं, टेट्रॉड। ठीक, ये वस्तुतः मतलब अगर हम कहें तो ये कहाँ पहुंच गए, ठीक, नहीं हम अलग चले गए थे, ब्लड मून में चले गए थे, अभी ब्लू मून में ही बात कर रहे हैं। तो एक कैलेंडर माह में जब दो पूर्णिमाएं हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद क्या होगा, ब्लू मून होगा। ठीक है ना। और मुख्य दो पूर्णिमा के बीच का जो अंतराल है वो 31 दिनों से कम होना होता है। जो दो पूर्णिमा दिनों का अंतराल होता है वो 31 दिन से कम होता है। ठीक है, ऐसा हर 2-3 साल पर होता है। ब्लू मून की स्थिति कैसे कब होगी, हर 2-3 साल पर होती है। समझ में आई बात। जब किसी विशेष वर्ष में दो या अधिक ब्लू मून के होते हैं तो उसे ब्लू मून ईयर कहा जाता है। जब दो या दो से अधिक ब्लू मून की स्थिति हो जाए तो उसको ब्लू मून ईयर कहेंगे। और ये 2018 में हुआ था, ब्लू मून में। और ऐसा हर 2 से 3 साल के अंतराल पर होता है, ब्लू मून की स्थिति होती है। और ब्लू मून कब होगी, दो पूर्णिमा के बीच की होगी, और जो दूसरे पूर्णिमा का चांद होगा उसी को ब्लू मून कहेंगे। बात समझ में आई है? है? जान तो लो, हाँ कहेंगे। ब्लू मून आपसे पूछेगा, देखो खा के सारी क्वेश्चन में बस ऐसे पूछ ले, ब्लू मून की स्थिति कब होती है, तो उसमें ऑप्शन में पूछ लेगा कि 2 से 3 साल के बीच के अंतराल में होती है, 5 से 6 साल के, तो आपको इनकम हो जाएगा। ठीक है, और क्या इसमें बहुत थोड़ी ना कुछ पूछेंगे। कब होती है, दो पूर्णिमाओं के बीच होती है कि चार, 2-3-4 पूर्णिमाओं के बीच होती है, यही होता है। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आगे हम लोग बात कर ले ब्लड मून, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आपका बेसिक होगा खत्म, खत्म है, ज्यादा कुछ नहीं। अब आपको केवल स्थितियां बतानी है। ब्लड मून क्या है, लगातार चार पूर्ण चंद्र ग्रहणों, चंद्र ग्रहण जानते हैं ना, हाँ, तो लगातार चार पूर्ण चंद्र ग्रहणों को हम लोग ब्लड मून कहते हैं। समझा रहे हैं, ब्लड मून। ठीक है, और ये चार जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, टेट्राड भी कहते हैं। अभी जो बताए थे ना, या ब्लड मून या टेट्राड। ठीक है, तब होता है जब पृथ्वी जो है वो चंद्रमा पर पूर्ण छाया डाल देती है। ये ब्लड मून कब होता है, जब पृथ्वी अपनी छाया पूर्ण रूप से चंद्रमा के ऊपर डाल देती है, तब क्या होता है कि तब चंद्र ग्रहण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इससे क्या होता है कि चंद्रमा लाल रंग का हो जाता है। ठीक है, और इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, ब्लड मून कहेंगे या रक्त चंद्र कहते हैं। ठीक है, पूर्ण चंद्र ग्रहण को दुर्लभ
होते हैं। सामान्यतः 3 चंद्रग्रहणों में से एक चंद्रग्रहण की घटना होती है और किसी एक स्थान में एक दशक में 4 से 5 ग्रहण की खगोलीय परिघटना घटती है। बात कर ही दिए हैं, सब खत्म हो गया है आपका। और अब हम लोग क्या बात करेंगे, आपको हमने बता दिया उल्का विकास में बता दिए, उल्का पिंड बता दिए, उच्छल तारे या धूमकेतु भी बता दिए, क्षुद्र ग्रह या अंतर्ग्रह को भी बता दिए। अब हम आपको बताएंगे पृथ्वी की गतियां, ठीक है। और पृथ्वी की गतियां, अब चूंकि हम अपने ग्रह के बारे में बात कर ले, सबसे तो जान लिए, तो सीधा सीधा जीवन कहाँ है, पृथ्वी पर ही है, तो हम पृथ्वी की बात करते हैं, तो पृथ्वी की गतियां हमारी बड़ी होगी। और जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी की 2 गतियां होती है, एक घूर्णन और एक परिक्रमण, ठीक है। घूर्णन क्या है कि वो अपनी धुरी पर अपने अक्ष पे घूमती है, और परिक्रमण क्या है कि वो एक वार्षिक उसकी गति होती है, 365 दिन लगाती है घूमने, ठीक है। यही तो पृथ्वी सौरमंडल का एक ग्रह है ना, और इसकी 2 घूर्णन गतियां हैं। कौन कौन? घूर्णन गति अथवा दैनिक गति, अभी तो दिन और रात होते हैं, और एक होती है परिक्रमण या वार्षिक गति, समझे ना। तो घूर्णन गति क्या है अथवा दैनिक गति क्या है? तो पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब लट्टू की भांति क्या करती है? घूमती है। जैसे लट्टू होता है ना, अपने धुरी पर से करता रहता है, वैसे पृथ्वी भी अपने अक्ष पर लट्टू की भांति पूरब सॉरी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती रहती है। क्लियर? और जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण क्या है? यही जिसमें लिखा है, ठीक है, या उसको घूर्णन कहेंगे, पृथ्वी का घूर्णन कहेंगे, और जिसके कारण क्या होंगे? दिन और रात होंगे ना। और इसी गति को हम लोग दैनिक गति भी कहते हैं। बात तो समझ में नहीं आई है ना। तो घूर्णन अथवा दैनिक गति क्या है, समझ में आई बात? कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर लट्टू की भांति पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती रहती है, और इसी को घूर्णन, पृथ्वी की घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं, और जिसके कारण दिन और रात होते हैं। बात समझ आ गई है ना। इसी को हम परिभ्रमण भी कहेंगे, ठीक है। बस यही है, नहीं है तो आया है, तो फिर हम लोग बात करेंगे अब नक्षत्र तारा क्या है। देखो नाम सब सुनते जाइए, बढ़िया है। तो नक्षत्र तारा क्या है? तो एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब कहाँ? ऊपर, ये ऊपर वाली दिशा क्या होती है? उत्तरोत्तर। और 2 बार गुजरने के बीच की, जो 2 बार गुजरेगी और उसके बीच की जो अवधि होगी, समय होगा, उसी को कहेंगे नक्षत्र तारा। और यह 23 घंटे व 56 मिनट की अवधि होती है। समझ में आ गई है? एक मध्याह्न रेखा, मध्याह्न रेखा क्या है? बीचों बीच की रेखा के, है ना, के ऊपर, के ऊपर ये पृथ्वी मान लो, मध्याह्न रेखा के ऊपर यहां से उत्तरोत्तर दिशा में 2 बार गुजरने वाली रेखा की अवधि को नक्षत्र तारा कहेंगे। बात समझ आई? और ये समय क्या होता है, इसका अवधि क्या होती है? 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है। तो फिर बात कर ले सौर दिवस क्या है, साथ ही साथ सौर दिवस, और इसी के बाद आपको छुट्टी करते हैं। जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण करने की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है, और इसको हम 24 घंटे, इसकी अवधि जो होती है 24 घंटे की होती है। ये कहते हैं कि अगर हम सूर्य है और इस सूर्य का गतिहीन मान करके, गति नहीं कर रहा है, स्थिर है, और यह मान करके पृथ्वी इसके चारों ओर परिक्रमण करती है, ठीक है ना, तो जो समय लगता है उसी को कहते हैं सौर दिवस, और सौर दिवस का समय क्या होता है? 24 घंटे। इतनी सी बात समझ में आ गई है? अगर ये आ गई है, तो जो हमने पृथ्वी की गतियां आपको बताया, पृथ्वी की गतियां, ये पृथ्वी की गतियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है घूर्णन गति या अथवा दैनिक गति, और दूसरा होता है परिक्रमण, परिक्रमण अथवा अथवा वार्षिक गति। बात समझ में आ गई है? तो हमने इसको समझा दिया है, इसको छोड़ दिया है।
ये हम बात करेंगे। समझ में आया है कि नहीं? समझ में आएगा। तो ये देखो कौन सी दूरी, कितनी दूरी ज़्यादा लग रही है, इधर दूरी ज़्यादा लग रही है। मीन्स ये क्या है, 15 करोड़ 21 लाख वर्ष, अरे सॉरी किलोमीटर, लाख किलोमीटर, ठीक है। हाँ या ना? अब इधर की दूरी कितनी होगी बताओ, न्यूटन दूरी। बात समझ में आई कि नहीं? और पृथ्वी ऐसे घूम रही है, मतलब पृथ्वी की क्या है बताओ, पृथ्वी की क्या है, कक्षा है, ऑर्बिट, अर्थ ऑर्बिट, पृथ्वी ऐसे घूम, हाँ या ना? तो उपसौर क्या है और अपसौर क्या है? जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है, जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है तो अपसौर की स्थिति होती है। और ऐसी स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को होती है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम होती है तो उसे अपसौर कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे? अपसौर। और ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। कैसा होगी है? 4 जुलाई। मैं बस यही समझा रहा हूँ। तो बताओ अपसौर क्या है और कब होता है ऐसा? उपसौर क्या है, कब होता है? क्या नहीं आया? ठीक है। तो अगर आ गया है तो अब हम लोग बात करेंगे कि दिन रात का छोटा या बड़ा होना। आप देखते होंगे ठंडी में रातें बड़ी हो जाती है और गर्मी में रातें छोटी हो जाती है, ऐसा क्यों? तो हम बात करेंगे दिन रात का छोटा या बड़ा। तो दिन और रात कैसे होंगे हम लोग अभी से बात करेंगे। हमने बात कर लिया है अपसौर और सौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है, इस पे हम लोग बात कर लिए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी हमारे अपने अक्ष पे अपनी धुरी पर कैसे है, झुकी हुई है और 23.5 डिग्री का झुकाव लिए हुई है। आपको ये भी पता है ना? तो अगर झुकी ना हुई होती, यही तो सवाल है कि अगर ना झुकी होती तो क्या होता? तो दिन और रात क्या होते बिल्कुल, 12 घंटे दिन, 12 घंटे रात, ठीक है। लेकिन पृथ्वी के झुकाव होने के कारण दिन और रात में परिवर्तन, मतलब क्या है, अंतर है, ठीक है। और अगर मान लो कि यदि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना करती तो गोला एक गोलार्ध में, देखो 2 गोलार्ध, हाँ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जो ये 2 गोलार्ध हैं, अगर हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा ना कर रही होती तो जिधर दिन है हमेशा के लिए दिन ही रहता, जिधर रात है हमेशा के लिए रात ही रहता ना। इसलिए एक फायदा यह है कि जो परिक्रमा कर रहे हैं तो दिन और रात बन रहे हैं। एक में सदा ही बड़े और छोटी रातें होती रहती, जबकि दूसरे में रातें बड़ी दिन छोटे होते रहते, कुछ तो होता, ठीक है। लेकिन विषुवत रेखीय भाग को छोड़ करके विश्व के अन्य सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में रात दिन में अंतर पाया जाता है। विश्व के जितने देश हैं केवल विषुवत रेखा से जो देश टिका हुआ है उसको छोड़ करके बाकी सब में दिन और रात का अंतर पाया जाता है। जैसे आप यहाँ बैठे हैं, अब अमेरिका के लोग तैयारी कर रहे होंगे सोने वोने का ना, तो ऐसा अंतर पाया जाता है। और क्योंकि इसे प्रकाश वृत्त
हमेशा दो बराबर भागों में बांटता है, अतः विषुवत रेखा का आधा भाग पृथ्वी की स्थिति में प्रकाश प्राप्त करता है। पृथ्वी ऐसे घूमती रहती है, प्रकाश इधर ऐसे है, इधर प्रकाश पड़ेगा, इधर रात हो जाएगी, फिर पृथ्वी ऐसे घूम जाएगी, तो ये वाला भाग उधर चला गया, ये दिन हो गया, तो वो वाला रात हो गया। ठीक है, बात करें कि पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति क्या है। तो 21 मार्च से 23 सितंबर की जो अवधि होती है, उत्तरी गोलार्ध का प्रकाश जो है 12 घंटे या उससे भी अधिक समय तक रहता है। हाँ, दिन बड़ा प्रकाश 12 घंटे से ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब दिन बड़ा होगा उत्तरी गोलार्ध में। बात समझ में? यहाँ दिन बड़े और रात छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ जाते हैं, दिन की अवधि भी बढ़ जाती है। उत्तरी ध्रुव पर तो दिन की अवधि 6 महीने की होती है। देखो, अगर मैं इस पृथ्वी को मानूं, बहुत छोटा सा मानूं, ऐसे लेना, तो ये है आपका क्या, उत्तरी ध्रुव, और ये झुका हुआ है ना, इसलिए कुछ ऐसा करते हैं। और ये क्या होगा, ठीक है। तो जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पर जब जाएंगे तो दिन की अवधि जो होती है वो 6 महीने की हो जाती है, रात की अवधि क्या होगी, 6 महीने की हो जाएगी। मतलब यह है कि 23 सितंबर से 21 मार्च का सूर्य का प्रकाश दक्षिणी गोलार्ध में 12 घंटे से अधिक समय तक प्राप्त करता है। जैसे जैसे दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ते हैं, दिन की अवधि बढ़ती है, और दक्षिणी ध्रुव पर इसी कारण 6 महीने दिन रहता है, और इसी प्रकार उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने रातें रहती है।